नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में आपके साथ रवि राजपूत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नुपुर शर्मा को लेकर छिड़े विवाद में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस मामले को लेकर शांति किसी भी तरीके का विवाद नहीं है और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये हम सब के लिए अवसर है और चुनौती भी। हम लोग मिलकर कांवड़ यात्रा को भव्य यात्रा बनाएंगे। नहीं, उत्तराखंड में सब ठीक है। देखिए, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा। कहीं पर भी किसी को भी कोई भी हालात बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी है। कांवड़ मेला आने वाला है, जून जुलाई में कांवड़ मेला होना है, तो उसको लेकर किस तरह के प्रबंध करने जा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहाँ पर अनुरोध करना है वहाँ पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये भी हम सभी के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय हुआ है हरिद्वार में, जैसा चुनाव हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों का शिलान्यास हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हम सबका स्वप्न अब पूरा हो रहा है। हमें पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा। हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खासकर से गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी है और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसके अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है,
ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को एक डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको एक डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहां थी? उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं, गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहां बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है, इस योजना का लाभ मिला है। और केवल लाभ ही नहीं मिला है भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। सितंबर माह तक ये योजना चलेगी। इस प्रकार से हर गरीब की चिंता हो रही है और अब कोई क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे हमारे प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक वर्क कल्चर आ गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहोगे। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में लगातार धरातल पर एक काम उतारने का काम हो रहा है। अपने संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हम एक सपने के समान समझते थे, चाहे आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने की बात हो, या भव्य काशी दिव्य काशी बनने की बात हो, या हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 4 धाम की सड़कें हो, ऑल वेदर सड़कें हो, इसके साथ साथ भारतमाला की सड़कें हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। आप सब लोग यहीं से देखिए, आप चाहे देहरादून जाना हो, चाहे आपको उधम सिंह नगर जाना हो, या आपको दिल्ली जाना हो, सारी सड़कें किस प्रकार से पहले कैसी हुआ करती थी और आज किस प्रकार से उनका विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से वो हॉट मिक्स हो रही है, किस प्रकार से चौड़ी हो रही है। भाइयों बहनों, केदार बाबा का जो प्रांगण था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज केदार बाबा का प्रांगण भी पुनर्निर्माण के रूप में भव्य और दिव्य केदार के रूप में लगातार बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में बन रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। आदरणीय निशंक जी ने बड़ा प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने और आज यहाँ पर जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य प्रत्येक जिले में, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्व से नवाज सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। और जो पानी रुक जाता है गड्ढे में क्या होता है, बदबू आने लगती है। आती कि नहीं आती बदबू? तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए है। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है, सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा।
सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा, किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे। सब नहीं, दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की, इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए, वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे आईएएस रामविलास यादव पर उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामविलास यादव के लखनऊ, देहरादून समेत 60 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि उनके खिलाफ 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आय से 500% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ग्राउंड जीरो से पूरे प्रकरण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त एएनबी न्यूज़ की टीम मौजूद है आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के घर पर। आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर रामविलास यादव का घर। बता दें कि आज सुबह से ही विजिलेंस की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। लगातार जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि आईएएस रामविलास यादव पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है और हम आपको जानकारी दे दें कि 500% से अधिक जो है इजाफा हुआ है इनकी संपत्ति में, जिसको लेकर इनके देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ और गाजियाबाद समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको विजिलेंस की टीम अंजाम दे रही है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर खुद जो सीओ विजिलेंस हैं अनुषा बडोला वो मौजूद हैं। सुबह से ही छानबीन यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ पर खुद रामविलास यादव जो आईएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार हमने वो तमाम विजुअल्स दिखाए हैं, वो तमाम वीडियोस दिखाई हैं, जिसमें तमाम विजिलेंस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासतौर से अगर हम बात करें, जो सीओ हैं विजिलेंस की अनुषा डोभाल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार कार्रवाई और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें रामविलास यादव की, तो 2019 में रामविलास यादव उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए थे और एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। 30 जून को जो है रामविलास यादव का रिटायरमेंट है, उनकी सेवानिवृत्ति है। इससे पहले एक शॉकिंग खबर उनके लिए होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार, साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार, लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। और जो भी 7 ठिकाने हैं रामविलास यादव के जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके 7 ठिकानों पर एक साथ सामूहिक कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद जो हमारी आप सामने देख रहे हैं ये घर खुद जो है डॉक्टर रामविलास यादव का है, आईएएस अधिकारी हैं और लगातार जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, हम सबसे पहले अपने दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज़ की टीम आज सुबह से यहाँ पर मौजूद है और लगातार आपको अपडेट्स दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि विजिलेंस की टीम जो है, ख़ासतौर से अगर हम बात करें सीईओ अनुषा डोभाल, तमाम जो छानबीन है, छानबीन के बाद क्या फैक्ट्स नज़र आते हैं, क्या तथ्य नज़र सामने आते हैं, वो हम आपको लगातार हम उसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज़ देहरादून के लिए। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी राविंद्र आनंद और प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया मौजूद रहे। इस दौरान राविंद्र आनंद ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हो रही अनियमितताओं पर सदस्यों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर तो क्रिकेट एसोसिएशन सदस्य 1.5 करोड़ से अधिक का भोजन डकार चुका है और वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन अंतर्गत खेलने वाले खिलाड़ियों को एक दिन में महज 100 भत्ता दिया जा रहा है, जो कि एक भत्ता मजाक है। उद्देश्य है वो CAU क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में जो अनियमितताएं बराबर सामने आ रही हैं और पाई गई हैं, उनको लेकर के है। और आज की जो पीसी का जो ना कहीं
जो अनियमितताएं हैं इस एसोसिएशन की वो सामने आएंगी। साथ ही जो हमारे खिलाड़ी साथी हैं उनका भी कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन भी होगा और जो कमियां हैं वो भी सामने आएंगी। वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को जो प्रतिदिन का भत्ता है वो यदि यहाँ कहा जाए कि 100 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात होगी। उत्तराखंड में और पूरे देश में जहाँ एक मजदूर की मजदूरी 800 रुपये प्रतिदिन है, वहाँ उत्तराखंड के बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 20 गांव की 5000 से अधिक एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि बीते कई वर्षों से बाजपुर के 20 गाँवों में इस पर रोक लगा दी गई थी। वहीं विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा रोक हटा ली गई थी, लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद भी खरीद फरोख्त पर फिर से रोक लगा दी गई, जिससे लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इसी के चलते सपा कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में एकत्र हुए। साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि सरकार की मंशा जमीन को हड़पने की है, जिसके चलते बार बार रोक लगाई जा रही है। दुखद है कि उसी मांग को लेकर हम दोबारा आज मैदान में हैं। 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिस फरमान के बाद बाजपुर क्षेत्र की 58 एकड़ भूमि पर क्रय विक्रय में रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव आने को हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि इनकी ज़मीन खिसकने वाली है। उसके मद्देनजर लेते हुए इन लोगों ने फैसला वापस कराया और कुछ समय के लिए वापस हुआ, और जैसे ही सरकार अस्तित्व में आई पुनः उस ज़मीन पर रोक लगा दी गई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं हमारी ज़मीन को पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए, अन्यथा हम समाजवादी पार्टी के लोग चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के चलते पुलिस प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुनकीरेती क्षेत्र अंतर्गत भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर तीर्थयात्रियों और ड्राइवरों को कुछ टिप्स देकर पुलिस जागरूक कर रही है। सबसे पहले तीर्थयात्रियों को बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान यदि ड्राइवर नींद या सुस्ती में दिखाई दे तो उसे वाहन रोकने के लिए कहा जाए। साथ ही तीर्थयात्रियों को भी ड्राइवर की गतिविधियों पर ध्यान रखने की राय दी गई है। वहीं सीओ सदर और ट्रैफिक नोडल अधिकारी सुरेंद्र बलूनी खुद भद्रकाली में वाहनों को रोककर तीर्थयात्रियों और ड्राइवरों को जागरूक करते हुए नजर आए हैं। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर आप नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं, ये मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े। और लंबी दूरी तय न करें, क्योंकि पहाड़ी मार्ग हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो जहाँ भी अगर आपका जो है आपकी 2-1 मानक है दूरी होती है, वहीं पर रुक जाएँ, वहीं पर रात्रि विश्राम करें। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य में 5000 से अधिक कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने कार्ड को सरेंडर किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राज्य में अपात्र राशन कार्ड धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब पात्रों तक ये राशन पहुँचाने का काम राज्य सरकार करने जा रही है, जिससे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंच सकेगा। रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जितने अपात्र हटेंगे उतने ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। अंत्योदय और
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए वे लोग पात्र नहीं हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है। जिस भी व्यक्ति ने समय से पहले अपने राशन कार्ड जमा करवा दिए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, अपात्र को ना और पात्र को अपात्र को हाँ अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसके पीछे ध्येय यही था कि जो पात्र व्यक्ति है उसको जो है राशन कार्ड, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, ये दोनों कार्ड जो है इसी को लेकर लगातार लड़ाई चलती रहती थी। क्योंकि इसके तहत में मुफ्त खाद्यान्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना भी थी। इसके तहत जो है बहुत न्यूनतम दर राशि के साथ में जो है गेहूं और चावल की उपलब्धता थी। तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था। और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए हैं। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं ये अपात्र व्यक्तियों के कार्ड थे, और निश्चित रूप से अब ये जो कार्ड आगे जिनको अलॉट होंगे वो पात्र व्यक्ति होंगे। उसके लिए सचिव खाद्य को निर्देशित कर दिया है कि अब इस प्रक्रिया को, अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, पात्र व्यक्तियों को जिनको ये कार्ड अलॉट होंगे वो उस प्रक्रिया को जो है अब गतिमान कर दिया जाए, और पात्र व्यक्तियों का चयन जो है शीघ्र करके जो है ये राशन कार्ड का अलॉटमेंट भी और खाद्यान्न का अलॉटमेंट कर दिया जाए। अल्मोड़ा में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन पानी के नए स्रोतों को खोजने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए 60 साल पूर्व भू नक्शे व खसरे की सहायता ली जाएगी, जिसकी मदद से पानी के नए नाले व अन्य प्राकृतिक स्रोत को खोजकर उनका संकलन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नवीन पांडे ने बताया कि पानी की कमी को दूर करने और नए जल स्रोतों की खोज को लेकर जल शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि जनपद में नए जल स्रोतों को खोज कर निकालना। के अंतर्गत जो हमारा जल शक्ति केंद्र बना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जितने भी हमारे पास जनपद स्तर पर उपलब्ध जो पोटेंशियल वाटर सोर्सेज हैं या फ्यूचर वाटर बॉडीज़ हैं, उनका एक संकलन करना है और उसको एक GIS बेस्ड प्लान में उसको लाना है। इस संबंध में हमने राजस्व विभाग के सहयोग से जो हमारी 11 तहसीलें हैं उसमें हमने लगभग 1,29,000 खसरे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी न किसी रूप में वो वेटलैंड या किसी जल स्रोत से उसका लिंक है। वो नौले, गधेरे, रौले, सिमार आदि के रूप में दर्ज हैं। क्योंकि ये नक्शे लगभग 60 साल पुराने हैं, तो अब इनकी एक ग्राउंड ट्रूथिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनमें से कितने वास्तव में मौके में ऐसे पोटेंशियल खसरे हैं जहाँ पे किसी प्रकार के जल संरक्षण या संवर्धन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो ये हम प्रयास करेंगे आने वाले 3 महीने में कि इसको हम एक दफ़ा इन्वेंटराइज कर सकें। उत्तराखंड के त्रिवेणी घाट चौक से कोयल घाटी के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए NH ने आधा दर्जन पेड़ों को काटा है। आपको बता दें कि जिम्मेदारों ने पेड़ों को काटने के बाद सड़क किनारे छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई जगह रास्ता बंद हो गया, जिससे सड़क हादसे की आशंका भी बनी हुई है। लोगों ने पेड़ों को सड़क किनारे से हटाने की मांग की है। वहीं कुछ पेड़ों को काटकर सड़क में फेंक दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने इस संबंध में जल्द पेड़ हटाने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।